सो बच्चों जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 5। ओके, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो दिस यूनिट कैरी electromagnetic waves. This unit carries 3 marks in board exam. ठीक है, तो बड़ा यूनिट नहीं है, छोटा ही है। ठीक है, सो इन प्रोसीडिंग चैप्टर्स, जो पीछे वाले चैप्टर हमने पढ़े, हमने क्या पढ़ा कि जो चार्ज होता है आपका एट रेस्ट, चार्ज यदि रेस्ट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यदि आपका चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करता है, बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज इन मोशन फर्स्ट कंस्टिट्यूट करंट एंड देन दिस करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर। ये आपने पढ़ा। ठीक है, और फिर आपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी क्लोज्ड सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा जब ये चीज़ चेंज करेगी। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा आपने। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम जो बेसिक लॉज हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, ठीक है, विल ट्राई टू कंबाइन दीज लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टू गेट ए न्यू थ्योरी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बेसिकली, वो उनकी जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो प्रोडक्शन थी, वो 1865 में फर्स्ट मैक्सवेल ने करी थी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। अब ये इक्वेशंस क्या हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशंस आपने सुनी है, ये सारी जो ऊपर हमने आपको बताई थी। तो पहली मैक्सवेल इक्वेशन जो थी, जो है बेसिकली, वो है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। एंड व्हाट इज दैट? गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है आपने, वो है मैक्सवेल की पहली इक्वेशन। एंड व्हाट वाज दैट? ओके, याद है किसी को? हाँ, यस, दिस इज magnetic flux through a closed surface is equal to, or you can say surface integral of electric field around a closed surface is equal to, what was that? 1 upon epsilon naught times q, charge enclosed by that surface. So this is Maxwell's first equation. Second equation जो थी वो थी Gauss's law in magnetism. ठीक है, Gauss's law in magnetism. Gauss's law in magnetism वेरी सिंपल कि किसी ई की जगह बी लिख दो, या मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एस जो होगा बेसिकली, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा कि क्लोज सरफेस है कोई, तो उसके अंदर एक अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नॉर्थ या साउथ। यदि एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों इकट्ठे ही एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज मैग्नेट में आपको पता है यदि नॉर्थ पोल होगा तो साउथ होगा। अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है एक अकेले पोल की। ठीक है, ठीक है, तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? इस क्लोज्ड सरफेस में जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? हमेशा जीरो। जितनी मैग्नेटिक लाइन इस क्लोज में एंटर करेंगी उतनी यहाँ से लीव करेंगी। समझे आप बात मेरी? तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा? जीरो। समझो बात मेरी? सो ये होता है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मतलब अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती अकेले पोल की, बिकॉज जो पोल हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस बिकॉज अकेला पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइन जो होती हैं वो क्लोज लूप्स नहीं बनाती हैं, और ये क्या बनाती हैं? क्लोज लूप्स बनाती हैं। ठीक है, सो इसलिए ये दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस क्या होता है? कितना चार्ज उसने एनक्लोज करा है मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज अकेला सिंगल पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे।
पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगी, पेयर में एग्जिस्ट करेंगी। तो आपको पता है मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से क्या होती हैं, नॉर्थ से वो चलती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से चलती हैं, साउथ की तरफ आती हैं, ठीक है। सो जितनी मैग्नेटिक लाइंस इस क्लोज सरफेस में एंटर होंगी उतनी ही वहाँ से लीव कर जाएंगी, जितनी एंटर होंगी उतनी लीव कर जाएंगी, ठीक है। जितनी एंटर होंगी उतनी यहाँ से लीव कर जाएंगी। ये थी आपकी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन क्या है मैक्सवेल की, ये देखेंगे आप। सो थर्ड इक्वेशन जो है आपकी वो ये है, जो आपने पढ़ा है क्या, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। एंड व्हाट इज दैट, गॉसेस लॉ जो है मैग्नेटिज्म में वो है थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल की, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन ये आगे देखो, ये आपने सुना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा किसी क्लोज सर्किट में वो क्या होता है, माइनस डी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, डी फाई बी में मैग्नेटिक फील्ड, डी फाई बी, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो आपने इलेक्ट्रोसाइड में पढ़ा है, इट इज सिंपली यस दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, मैंने बताया था आपको। सो इट इज सिंपली माइनस डी फाई बी अपॉन व्हाट, डी टी, ठीक है। सो इसको पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ सिंपली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ व्हाट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। मैग्नेटिक फ्लक्स किस वजह से चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। और चेंजिंग, इस इक्वेशन का मतलब हो गया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉजेस, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉजेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तीसरी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इज सेकंड थर्ड, लास्ट इक्वेशन है आपकी फोर्थ। तो फोर्थ इक्वेशन जो है इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये आपका जो एम्पियर सर्कुलर लॉ था उसको मॉडिफाई कर दिया था मैक्सवेल ने, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ हो गया। फिर ये आपका एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ये चौथी इक्वेशन क्या था वो बोलो, ऐसा ही था कुछ, हाँ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है आपने, एम्पियर्स लॉ, हाँ वो था ये, म्यू नॉट टाइम्स, हाँ क्या था आई, ये था। लेकिन जब इसने मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया तो उसने बोला कि ये जो करंट है एक और वैल्यू होती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है, डी फाई अपॉन डी टी, ये बोला उसने। सो दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, ओके, दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है। सो पियर्स लॉ तो यहाँ तक के था, लेकिन जब मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई कर दिया तो वो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ बन गया और उसको एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। वो मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या हुआ बेसिकली, इस इक्वेशन में थोड़ा सा समझेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि इस इक्वेशन में क्या है बेसिकली, कि जो आपका जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फिर हमने यहाँ की लगा दी, ठीक है। की लगाने के बाद फिर आपने यहाँ एक अमीटर लगा दिया, एमीटर करंट को दिखाएगा, सर्किट में करंट है तो उसके जो डिफ्लेक्शन आएगी वो करंट दिखाएगी। ये की है और ये कैपेसिटर है, ये वायर्स हैं जो कंडक्टिंग वायर्स हैं ये, तो इनमें जो करंट चलेगा वो है ये जो है यहाँ लिखा हुआ, बेसिकली इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, जो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है। जैसे की को आप क्लोज करेंगे तो ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स के इनसाइड, ये यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स के इनसाइड मैक्सवेल ने बोला कि यहाँ क्या होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करती है इस रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
भी टाइम के साथ चेंज करेगा, वो है ये d∅e/dt। समझे बात मेरी? तो ये है क्या, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ, इन इस गैप में, इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है। सो उसने बोला कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने की वजह से क्या होता है, इस रीजन में एक करंट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट करंट, ID। ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है ये इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से प्रोड्यूस होता है इस गैप में, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच गैप है। और इस ID की वैल्यू बिल्कुल इक्वल पाएगी IC के, IC की इक्वल है बिल्कुल। ठीक है। और ये एमीटर भी दिखाता है यहाँ पे। ठीक है। सो ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जो एमीटर है ये, इसमें हमेशा डिफ्लेक्शन रहता है यहाँ पे। दिस एमीटर ऑलवेज शो सम डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट है यहाँ गैप में, वो है ID, और दैट करंट इज इक्वल टू जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट है, कंडक्शन करंट IC के इक्वल है। और उसकी जो वैल्यू है वो ये बताई थी एम्पियर में। क्या बताई थी? μ0ε0 d∅e/dt। तो बेसिकली ये आपका IC हो गया, ये जो आपका है ये बेसिकली IC हो गया, ये एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है इसको लेंगे कंडक्शन करंट। और ये आपका सारा का सारा ये हो गया कौन सा, ये आपका ID हो गया। ठीक है। ये वाला। न्यू नॉट होगा, साइन नॉट होगा यहाँ। सो ये जो आपका करंट है बेसिकली ये हो गया ID, ये वाला, ये बेसिकली ये करंट ये ID। सो ये बन गया आपकी एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, ये बन गई एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ बन गया, ये मतलब ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। इन 4 इक्वेशंस की वजह से मैक्सवेल ने थोड़ी प्रोडिक्शन करी थी 1865 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस की। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ, गॉसेस लॉ जो है, देखो ना पहली दो में आपका ये आ रहा है, देखो सरफेस इंटीग्रल आ रहा है, और अगली दो में क्या आ रहा है, देखो लाइन इंटीग्रल आ रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये लिखाओ जरा B.dl। हाँ, कैसे लिखते हैं इसको, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ इज इक्वल टू μ0 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा IC प्लस क्या बचा ε0 d∅e/dt। तो ये है आपकी मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन है, बोलो फोर्थ। ठीक है। B.dl इक्वल टू μ0 टाइम्स IC प्लस ε0 d∅dt। ठीक है। तो ये जो बेसिकली है ये जो चीज़ यहाँ दिख रही है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ID, और इट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। सो ये कौन सा करंट है, डिफाइन इट इज द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द change in electric flux in the gap between the plates of the capacitor। ठीक है। सो दिस करंट इज बेसिकली इक्वल टू जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है इन वायर्स में ID, सॉरी IC और ID इक्वल होते हैं। ठीक है। सो ये था आपका जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन थी। ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है बेसिकली सो ये है कि मैक्सवेल ने फिर यही बोला कि ठीक है ओवरऑल क्या हो रहा है, देखो इस इक्वेशन में बेसिकली क्या हुआ है, इसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको क्या मिला, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड। और इस इक्वेशन ने क्या बोला, देखो इस इक्वेशन ने क्या बोला था, इस इक्वेशन में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं कि एक के चेंज होने से दूसरी मिल रही है और दूसरी के चेंज होने से पहली मिल रही है। ठीक है। एंड दिस कंस्टिट्यूट व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सच दैट, एक के चेंज होने से क्या हो रहा है, सच दैट व्हेन वन चेंजेस तो दूसरी प्रोड्यूस हो रही है, जब दूसरी चेंज होगी तो पहली प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बोला मैक्सवेल ने। ठीक है जी।
अब करते हैं नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे। ये आगे देखो, शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है आपका वो ये बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो बेसिकली ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है, ये प्रूव करना है आपने। ओके, सो अब मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बेसिकली वो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है। अभी मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मैक्सवेल ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका नेचर यदि ट्रांसवर्स है तो ये दोनों चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो जैसे ये फिगर बनाया गया आपके सामने, तो इस फिगर में ये देखिए, इस एक पैरेलल पाइप लिया हमने, ठीक है, एक पैरेलल पाइप ले लिया, ओ ए जो भी है सारा इसका नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, जो भी है ये, ठीक है। कितने फेस होते हैं इसमें, क्यूबाइड है ये, 6 फेसेज हैं इसमें, ठीक है। तो सपोज करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी इस तरफ जा रही है, ये ओरिजिन आ गया, इधर कोई ये जेड एक्सिस आ गई, और इधर कोई वाई आ गई, और इधर कोई एक्स आ गई। आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरफ, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये। सो सपोज करिए पैरेलल पाइप में अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, नो चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस पैरेलल पाइप, ठीक है। जब चार्ज नहीं है तो फिर गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट लगा दो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी जा रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और एक हमने पैरेलल पाइप कंसिडर किया दैट डज नॉट एनक्लोज एनी चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस पैरेलल पाइप क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना, मैंने बोला कि पैरेलल पाइप क्यूबाइड ही है, क्यूबाइड घनाभ, ठीक है। सो क्यूबाइड में कितने फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। 6 फेसेज को अलग अलग नाम लिखो, ए बी सी डी आ गया, ये दूसरा ये आ गया, तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ठीक है। ये जो क्लोज्ड सरफेस है, ये जो क्लोज सरफेस है, इसको आपने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये सर्कल हटा देना है। तो क्लोज सरफेस में जैसे ये देखो, ये जैसे इसका नाम बोलना है आपने 6 के 6 देखो, ठीक है। जैसे ये जो मैंने शेड करे हैं ये क्या गए हैं बोलो ज़रा, ये इधर वाला ए बी सी डी, बी है, ये सी है, ये पॉइंट, और ये डी है, तो ए बी सी डी है। और इसके बिल्कुल सामने कौन सा है बोलो, इसका नाम ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब नीचे वाले का नाम बोलो, जहाँ कर्सर चल रहा है, बोलो 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 नाम बोलो, ओ बी ए आर। इसके सामने कौन है ऊपर, ये इसके सामने ये है, ये जहाँ कर्सर चल रहा है, ये पी क्यू डी सी, ठीक है। अब इसको देखो जब ध्यान से, जो फ्रंट में दिख रहा है स्क्वायर, जो फ्रंट में दिख रहा है स्क्वायर की तरह, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह, देखो क्या नाम है इसका, क्यू डी ए आर। इसके पीछे कौन है, एक और बिल्कुल इसकी तरह, देखो ये जहाँ कर्सर चल रहा है, इसका नाम बोलो ओ पी सी बी। सो ये 6 के 6 मैंने आपको बता दी, ये नाम इनके लिख दिए हमने यहाँ, जो शेड करे हैं उनके नाम मैंने पहले लिखी, ये वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले यहाँ से इससे इसकी तरफ गई है ना, तो पहले हमने इसका नाम लिखा फिर लिखा इसका, ठीक है। तो ये कौन सा था, ओ पी क्यू आर, और ये कौन सा था बोलो, ए बी सी डी, ये देखो ये लिख दिए, ये देखो ये लिख दिए, ठीक है। सो अब आपने ई और डी एस में एंगल पता करना है इन सभी सरफेसेस पे। तो लास्ट वाले 4 में ई और डी एस में एंगल बनेगा 90 डिग्री, और आपको पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, 0। तो ये सारे के सारे जो है लास्ट वाले 4, इनके लिए एंगल कितना बताया मैंने, ई और डी एस में 90 डिग्री, और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल नॉट पास थ्रू दीज लास्ट 4 फेसेस, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजरेगा, ठीक है, बिकॉज ई डी एस कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप ये देखो कि ई डी एस में एंगल 0 कैसे होगा, तो हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरफ जा रही है, स्पेस की बात कर लो, इस तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये बोल रहे हैं इधर ही है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, ये बोल रहे हैं हम शुरू में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। और इसके ऊपर यदि ये आपने एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो एरिया वेक्टर मैंने हमेशा बताया है कि अंदर की तरफ नहीं होता है, क्लोज्ड बॉडी में हमेशा वो अपवार्ड होता है और नॉर्मल टू दी सरफेस ही है। तो ई और डी एस में यहाँ कितना एंगल बन गया, इस सरफेस पे देख लो 180, इस पे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर कोई है,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर कोई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर कोई है, और एरिया वेक्टर इसमें इधर कोई जाएगा, तो ई और डी एस यहाँ एक लाइन पे हो गए। तो इस सर्फेस के लिए ई और डी एस में कितना एंगल बना बोलो, 0 डिग्री। इस सर्फेस के लिए बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को जा रही है, एरिया वेक्टर इसमें इधर जाएगा, क्या एंगल बना, 90 डिग्री। वो लगा बता। वैसे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी राइट साइड को ही है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर नीचे को आ जाएगा इसमें बाहर की तरफ, फिर एंगल क्या बना, 90 डिग्री, ठीक है। और कौन से बचे, वैसे ये वाला, ये फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाले में मेरी तरफ हो जाएगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इधर को 90 डिग्री। और ये वाला बैक वाला, बैक वाले में एरिया वेक्टर अंदर की तरफ हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फिर 90 डिग्री। तो आपने ये देखा कि सिर्फ दो सरफेसेज हैं जो शेड करे हैं, जहाँ एक में एंगल 180 डिग्री बना ई और डी एस में, और एक में एंगल 0 डिग्री बना, ठीक है। ओ पी क्यू आर में बना 180 और यहाँ बना 0 डिग्री, ठीक है। सो बाकी सब में 90, तो 90 जब एंगल होगा तो ये सारे ए भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बिकॉज ई डी एस कॉस 90 0, कॉस 90 0 होता है, सारा 0 हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा और सिर्फ यहाँ से गुजरेगा। सो नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस टू लास्ट 4 फेसेस, चार में, इन लास्ट 4 में से नहीं गुजरेगा। तो अब 2 ही बचे, तो दोनों लिख दिए मैंने यहाँ। अब मैंने यहाँ एंगल भी आपको बता दिए कि इसके लिए जो एंगल है, इसके लिए एंगल कितना है, इसके लिए एंगल ये है, देखो ये कितना बताया मैंने, 0 डिग्री, और इसके लिए कितना बताया दूसरे के लिए, 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, इक्वेशन 1 आ गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये देखो, ठीक है। सो हम पहले को उठा लेंगे ये वाला। सो ये पहले वाला आ गया, क्या एंगल बताया था मैंने इसमें, 0 डिग्री, ये 0 है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ ये लिखना, ध्यान सुनना कि ई एक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस फेस पे, ए बी सी डी, ये अगले वाला था ना, और ये जो इधर वाला था, बैक वाला जो था, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो थी क्या, हाँ ये ऐसे था ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं इसकी, और ये दूसरे वाला था, ए बी सी डी ये है, और जो दूसरे वाला आएगा भी नीचे, ये ओ पी क्यू आर वो ये है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरफ वेव जा रही है ऐसे इधर को, ठीक है। तो मैंने बोला कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम से चेंज होती है, बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, मतलब यदि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं ई एक्स मानूंगा इस सारे सरफेस के ऊपर, इधर वाले के ऊपर, तो यहाँ मेरे को कुछ अलग माननी पड़ेगी, तो इसके ऊपर मेरे को कुछ और माननी पड़ेगी, ई एक्स डैश माननी पड़ेगी, अलग अलग हैं दोनों, ये चेंज हो रही है ना टाइम के साथ, फिक्स वैल्यू नहीं मान सकते। यहाँ मैंने ई एक्स माननी, ए बी सी डी था ना, ये ए बी सी डी है नहीं, इसके ये इस फेस के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मान ली, ई एक्स, और पी क्यू आर एस जो है ये वाला, इसके ऊपर मैंने कितनी मान ली बोलो, ई एक्स डैश। क्यों मानी लग, बिकॉज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। यदि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है तो वेव प्रोड्यूस नहीं होगी, बात समझ आई। तो ये है बोलने का मतलब, तो ये देखो ये लिखना जरूरी है, ई एक्स क्यों बोला, ई को ई था, इसको ई एक्स बोल दिया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने इस वाले सरफेस पे कितनी मानी, ई एक्स, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फेस ए बी सी डी, ठीक है। वैसे ही यदि हम आगे चलें, अब ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले आओ इसको, ठीक, स्पेस पे तो फिक्स ही है, 5 है, इस पे 7 है, स्पेस पे तो फिक्स ही है, ये बाहर आ गया, ये तो छोटे छोटे डी एस जुड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, और ये तो इसका सरफेस एरिया यदि टोटल एस है तो इसका भी कितना होगा, टोटल एस ही होगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया ए बी सी डी का कितना हो जाएगा, एस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फेस ए बी सी डी और ओ पी क्यू वाले को, जैसे ये आमने सामने है ना, ये तो ई एक्स एस आ गया। और दूसरे केस में जब इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो ई और इसमें एंगल कितना बना था बोलो, 180 डिग्री, ठीक है। जिसमें एरिया वेक्टर इधर गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, एंगल 180, इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ 0, तो यहाँ एंगल 0 आ गया और यहाँ एंगल 180 आ गया, 180 आ गया तो फिर ये माइनस आ जाएगा। और मैंने बोला यहाँ ई एक्स नहीं आप वैल्यू बोल सकते, यहाँ आपने वैल्यू क्या माननी है बोलो, ई एक्स डैश, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फेस ओ पी क्यू आर इस फेस पे, तो ई एक्स डैश है ये, और फिर ये डी एस, और ये छोटे छोटे डी एस जो कि टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया इसका वही होगा जो ऊपर था, ऊपर कितना था, जितना ये था एस, तो उतना ये होगा, ठीक है। तो अब आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, ये आया आंसर,
और ऊपर वाले को भी सॉल्व कर लिया, ये है आंसर। पुट कर दो ऊपर, 2 और 3 को 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो ये 1 में पुट करने के बाद इज इक्वल टू क्या था, 0, एस कॉमन आ गया, ई एक्स डैश, ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश आ गया। हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, क्या ये तो बराबर ही सिद्ध होगी, ये तो कॉन्स्टेंट ही होगी, ये दोनों बराबर आ गई। अब ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये हो गया दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज इक्वल आ गई दोनों। मैंने अलग अलग मानी थी, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो ये दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रही है। बट स्टैटिक फील्ड की ये वेव तो दे नहीं सकते, फिर वेव तो मिली, स्टैटिक फील्ड से वेव नहीं मिलेगी, वेव कैसे मिलेगी, चेंजिंग फील्ड से मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वेव तो निकली, एक्स एक्सिस की तरफ वेव तो निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है ही नहीं। इसका मतलब ई एक्स डैश और ई एक्स डैश है ही नहीं, क्या है वो, फिर 0 है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब इधर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेव जा रही है, देखो नो प्रॉब्लम, एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्पेस में 3 ही एक्सिस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेसिकली, इसके क्या है, परपेंडिकुलर, और कौन से एक्सिस के लॉन्ग है, बाई। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, कौन से एक्सिस के लॉन्ग, बाई एक्सिस के लॉन्ग। देखो ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और एक्स आर बाई में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ई वेक्टर जो है वो वेव के चलने की क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या तो वो इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है, या जेड की तरफ हो सकता है या बाई की तरफ हो सकता है। तो मैंने बोला, मान लिया कि वो बाई की तरफ। तो ई वेक्टर इज लॉन्ग एक्स एक्सिस, सॉरी ई वेक्टर इज लॉन्ग बाई एक्सिस, और वेव किधर निकली बोलो, एक्स एक्सिस, वेव आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकली, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो चेंज हो रहा है वो कौन से एक्सिस के लॉन्ग चेंज हो रहा है, अभी बाई एक्सिस के लॉन्ग। समझिए बात। वैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड का भी कर सकते हो, तो ये था सिंपल। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो है नेक्स्ट भी आ गया, देखो ये नेक्स्ट चल रहा है अभी। जी चल रहा था, तो आपने ये मैंने बताया था आपको आज की, ये गॉसेस लॉ होता है आपका मैग्नेटिज्म में, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन प्रूव दैट, बिल्कुल जैसे जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ बी लिखते जाओ तो लास्ट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें डायरेक्ट लिखना है अब। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वी एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है, पी एक्स डैश है ये, इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ कौन निकला, वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चेंज हो रही थी, अभी प्रूव किया था, बाई की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर चेंज हो रही होगी, अब जेड की तरफ। तो ई बाई एक्सिस की जगह किसने ले ली है, ई ने, तो इधर कौन लेगा, अब बी, ठीक है। तो बोलने का मतलब हो गया कि वेव निकली एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जिसकी वजह से वेव प्रोड्यूस हुई वो चीज़ें कौन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना, और कौन था, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। तो ट्रांसवर्स नेचर में क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर में जो वेव प्रोड्यूस होती है बेसिकली, उसमें क्या होता है कि जिस वजह से वो वेव प्रोड्यूस हुई, किस वजह से प्रोड्यूस हुई, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ई एम वेव प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। जिस वजह से प्रोड्यूस हुई वो चीज़ उसके चलने के, उसके प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर यहाँ कौन होगा, ई होगा, एंड दूसरा क्या होगा, बी। किसके परपेंडिकुलर होगा, वेव के। मतलब ऐसे हो गया ये 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। ये ऐसे, ये देखो, ये यदि ये इस तरफ आपकी वेव गई, जहाँ पेन दिखा रहा हूँ मैं, तो ये ऊपर को कौन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नीचे को कौन चेंज हो रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखो ये जैसे पेन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली है ना, और ये बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और ये दूसरी फिंगर दिख रही है देखो, ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। बोलने का मतलब जो चीज़ प्रोड्यूस हुई वो कौन थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस वजह से प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। किधर चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यदि वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपेगेट करी, चली, ट्रैवल करी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज हो रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग चेंज हो रही थी। इसका मतलब तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कौन कौन, वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कैसा नेचर हुआ फिर इसका, बोलो, ट्रांसवर्स हुआ कि लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, ठीक है। सो ये है बोलने का मतलब। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज आ गई देखो, पहली वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ध्यान से देख लो, ये अभी पढ़ाया मैंने आपको। ई एम, यहाँ वेव लिखा है, वेव लिख रहे हैं, ई एम वेव लिखना है आपने,
ये इस पॉइंट यहाँ वेव लिखा है। ई एम वेव कंसिस्ट ऑफ, अभी बताया, टाइम वेरिंग, वेरिंग होता है चेंज होना, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड क्या मैग्नेटिक फील्ड्स जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, विचार क्या ये कंसिस्ट ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और किसके परपेंडिकुलर हैं, आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव, आपस में भी परपेंडिकुलर हैं ई और बी, और वेव के चलने के भी परपेंडिकुलर हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद आपने यहाँ एक डायग्राम बनानी है, नहीं बनाई है, ये मैंने लगा दिया ब्लैंक। अब कौन सी डायग्राम बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम बताता हूँ अभी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो ईएम वेव्स की जो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन थी, प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, this experimental demonstration was given by scientist Hertz, फ्रीक्वेंसी का यूनिट सुना ना आपने, हर्ट्स, वो हैं ये हर्ट्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1888 में एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था ईएम वेव्स कि दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। किसने करा था बोलो, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन किसने दी थी इनकी, हर्ट्स ने। कौन सी ईयर में, 1888 में। क्या बोला था उसने ये बोला था कि जो प्रोडक्शन होता है ईएम वेव्स का बाय ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, उसकी वजह से वेव जनरेट होती है, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स बाय ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल वाज एक्सपेरिमेंटली स्टडीड बाय द साइंटिस्ट हर्ट्ज इन 1888, याद रखेंगे। So these waves are produced by oscillating or you can say accelerated charge particles. EM waves मीडियम नहीं चाहिए, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम उनको चलने को फॉर देयर प्रोपेगेशन, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड नहीं ट्रैवल कर सकती वैक्यूम में, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। और वैक्यूम की स्पीड सबको पता है कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ईएम वेव क्या लाइट ही है, तो इन मीडियम स्पीड ऑफ ईएम वेव्स ये होती है, याद रखेंगे। ये लिखा है v इज इक्वल टू 1/μ, ये मैग्नेटिज्म वाला कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और ये है मैग्नेटिक परमिटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये है लिखा हुआ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कांस्टेंट आ गया और ये मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है। तो किसी मीडियम में इनकी वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है। आगे चलते हैं। सो कि वैक्यूम में क्या होती है, वैक्यूम यहाँ नॉट हो जाएगा और क्या होगा, दिस इज एब्सोल्यूट बोल देंगे साथ में, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ व्हाट, वैक्यूम, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, में लिखती है, दिस इज परमिएबिलिटी और दिस इज परमिटिविटी। तो इसको क्या है, यहाँ दोनों की वैल्यूज़ भरेंगे ना, इनकी दोनों की वैल्यूज यदि आप पुट करें यहाँ, तो विल गेट के 3 × 10⁸ आंसर आएगा। तो किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, इज इक्वल टू लगा दें यहाँ, ये आ गया। तो मीडियम में उनकी वेलोसिटी होती है ये, और वैक्यूम में होती है ये, और वैक्यूम में सॉल्व करके क्या आंसर आता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सो एनर्जी एनर्जी जो है ईएम वेव में, इलेक्ट्रॉनिक वेव में, इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। यहाँ आपने कौन सा फिगर बनाने बता रहा हूँ मैं, पहली प्रॉपर्टी जो लिखी हुई, उसके बाद ये फिगर बनाइए जो अभी समझाया गया आपको, ये वाला फिगर यहाँ ऐड करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ अभी ये वाला फिगर, ये वाला फिगर बनाएंगे। मतलब आपने पहली प्रॉपर्टी के बाद बनाना है, जैसे पहली प्रॉपर्टी लिखी, उसके बाद लिखना वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम इज लाइक ए साइन कर्व। ये ध्यान सुनना, यहाँ समझना थोड़ा सा, ये बता रहा था मैं आपको, जैसे ऐसे बता रहा था ना आपको, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इधर को वेव गई, इधर को वेव गई, तो इधर ऊपर की तरफ कौन चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर मेरी तरफ जो ये है कौन चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बोलने का मतलब, तो वेव आपकी ट्रैवल करी ये, ठीक है। तो ये देखो, ये वेव ट्रैवल करी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव किस तरफ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वेव आपकी इधर जा रही है, इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। अब ये कैसे जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से। किधर चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो रही है, देखो एक कॉमन सेंस बात है ये देखो, चेंजिंग फील्ड साइन कर्व है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है ना, ये जैसे ये चल रहा है, देखो ये जो मैं रेड दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। लेकिन अब कॉमन सेंस की बात ध्यान सुनना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो मैंने चेंज दिखाया, ये देखो, ये दिखाया एरो लगा के,
ये जो एरो लगाए ये बेसिकली किस एक्सिस के पैरेलल है, बाई के पैरेलल है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ चेंज हो रही है, बाई की तरफ। इधर ई वेक्टर इधर लिखें, इधर भी लिखो लेकिन इधर भी लिखो, ठीक है ठीक है। तो वैसे ही इसका मतलब किधर चेंज हो रही है, बिकॉज ये एरोज जो हैं ये देखो, ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल टाइम के साथ। पहले इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, लेकिन है किस तरफ ये चेंज हो रही है। तो कौन सी एक्सिस के लॉन्ग है, बाई एक्सिस के लॉन्ग। और बाई और एक्स एक्सिस में क्या एंगल होता है, 90 डिग्री, ठीक है। वेव आपकी इधर गई तो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई वो उसके क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे, तभी होता है ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। सो ये फिर ये देखो नीचे की तरफ आ गया ये ठीक है ये ओके। सो ये वाला फिगर आप यहाँ बना लें। ये थोड़ा मेरे को गलत लग रहा है, इसमें ठीक कर रहा हूँ इसको, यहाँ ठीक है, सीधे बनाने नीचे को आपने ये ऐसे, ये अब फिर ऊपर को सीधे ठीक बने हुए हैं, इधर ठीक है और इधर ठीक करें थोड़ा। अब ये देखो, ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का चेंज दिखा दिया। और ये जितने पैरोज लग रहे हैं ये बाई एक्सिस के पैरेलल हैं। ये बाई एक्सिस पॉजिटिव है और नीचे को कौन सी होगी, नेगेटिव बाई एक्सिस। तो ये टेढ़े कर दिए, इसने टेढ़े नहीं करने, यहाँ सीधे रखने हैं आपने, यहाँ ध्यान रखें क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐसे होगा ये गलत है, ये ऐसे ऐसे करें, बिल्कुल सीधे करना है इनको आपने, जैसे ऊपर जैसे ये बनाया वैसे ही है। आप देखो टेढ़े वाले हैं इधर, ये इधर वो कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये दिखाया गया ऐसे, दूसरे पेन से दिखा देते हैं। ये ध्यान सुनेंगे यहाँ गलती, ये ठीक है। ये देखो ये नीले रंग से जो मैं दिखा रहा हूँ अब, ये कौन से वेक्टर का चेंज दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का चेंज दिखाया जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपका किस तरफ चेंज हो रहा है, इधर हो रहा है चेंज, इधर। और इन तीनों में एंगल क्या होता है, बाई एक्सिस जेड और एक्स एक्सिस में एंगल होता है 90 90 90 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये। अब इस तरफ कोई टेढ़ा सा है ना ये, तो आपने इसके पैरेलल बनाना ये देखो ये इसके बिल्कुल पैर, इसके पैरेलल दिखना चाहिए। ये इधर को कौन है ये, तो ये इधर को थोड़ा और टेढ़ा कर देना, ये और टेढ़ा कर देना, कॉमन सेंस की बात है। बिकॉज ये टेढ़े का मतलब है कि इस तरफ है, इस तरफ कौन है ये, इसके पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम बी के। तो ये जैसे ऊपर को चला गया अभी, नेगेटिव साइकिल है पॉजिटिव, तो फिर यहाँ भी टेढ़ा बनेगा ये सीधा। क्या ये ऐसे गलत बना दिया, ऐसे करना आपने टेढ़ा, ये ठीक है। और फिर ये नीचे को आ गया यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा गलत है, ये भी टेढ़ा होगा इधर, ठीक है। ये रखेंगे फिर, ठीक है। देखो बिल्कुल पैरेलल बनाया बाई एक्सिस, लगा पता। सो ये जो नीले नीले दिख रहे हैं ये थोड़े टेढ़े बनाने हैं आपने, नीले नीले दिख रहे हैं देखो, ये नेगेटिव साइकिल फिर पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव। किसका चेंज दिखाया जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का किस तरफ चेंज हो रहा है, वो जेड एक्सिस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरफ चेंज हो रहा है, जो रेड रेड दिखाया मैंने, बाई की तरफ। तो बाई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में बनानी है सारी है। देखो सीधी नीचे की तरफ हो रहा है ना, तो नीचे की तरफ सीधी बनाओ, लेकिन टेढ़ी नहीं करनी। तो रखें ध्यान, थोड़ी सी गलती थी वो ठीक कर दी मैंने, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसका जो कर्व है, साइन कर्व जो दिखाएंगे। वेव किस तरफ गई बोलो, एक्स एक्सिस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरफ चेंज हो रहा था, बाई की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस तरफ चेंज हो रहा था, जेड की तरफ। इन दोनों के चेंज होने से क्या हुआ, एक्स एक्सिस की तरफ कुछ निकला, क्या निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन निकला बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली है रेड ब्लैक कलर की, ठीक है। ये आ गया। सो हम बात कर रहे थे कि तीसरा पेज हो गया ना, ये आ गया नेक्स्ट, ठीक है। वो चला हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है। तो ये था पॉइंट, पीछे वाला पॉइंट चला है। पांचवा पॉइंट ये था कि जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। छठा पॉइंट ये है कि जैसे हम बोल रहे थे ई चेंज हो रहा है, तो पीक वैल्यू ई की, जैसे अभी बता रहे थे ना ऐसे ये, तो पीक वैल्यू वो मान लो ई नॉट है, वैसे बी आपका इधर चेंज हो रहा है इधर पास, तो बी इसकी पीक वैल्यू बी नॉट है, ठीक है। तो फिर इन दोनों का रेशियो ले लेंगे ना, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, इन दोनों पीक वैल्यूज का रेशियो ले लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है, वेलोसिटी आ जाती है ऑन ईएम वेव की, ठीक है। ठीक है, सातवीं प्रॉपर्टी लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हो कि ये जो ईएम वेव्स होती हैं दे आर न्यूट्रल,
ठीक है. EM waves are EM waves, or you can say these radiations are neutral, they carry no charge. Neutral का मतलब they carry no charge, therefore these waves are not deflected by electric and magnetic fields. These waves are not deflected by electric and क्या magnetic fields. ये लिख सकते हैं साथ में, है ना. ठीक है. और एक और लिखनी हो 8वीं, तो वो हो सकती है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपने पढ़ा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं. एनर्जी डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होती है बोलो. यू बोला था उसको शायद, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी in electric field, and energy density is, this was actually electric energy density. Okay, electric energy density मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा है हमने ये. और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो इन मैग्नेटिक फील्ड को P बोल देते हैं. क्या होगी, इज ये होती है U बोल दो, इजिकल टू हाफ 1/μ0 और आगे आता है B स्क्वायर. तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी. ठीक है. दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी UM, हाफ 1/μ0 B स्क्वायर. एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है, दिस इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. दिस वाज और हाफ CV स्क्वायर सुना था आपने. ठीक है ना. तो एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी होगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड इज, के बाद फिर ये UM एंड दैट इज इक्वल टू हाफ 1/μ0 B स्क्वायर होती है. ठीक है. तो ऐसे आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं. ठीक है. दिस इज सिंपली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज अगेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी होगी या इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी. ठीक है. सो आगे हम चलें तो ये अगला क्वेश्चन इसमें यही आ सकता है. तो प्रॉपर्टीज हैं भाई. प्रॉपर्टी एक सीरीज में ट्रांसवर्स नेचर आ जाता है, दूसरी सीरीज में आपको प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और तीसरी सीरीज में स्पेक्ट्रम आ जाएगा जो भी पढ़ने जा रहे हैं. ये अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है इस क्वेश्चन में, देखिए जरा. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम वही है कि डिफरेंट वेव्स हैं उसमें सारी, बहुत सारी. ठीक है. अरेंज करी हुई हैं, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का. ठीक है. सो इट इज़ एन ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, अकॉर्डिंग टू देयर क्या, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. ठीक है. जैसे हमने लिखे यहाँ पे, हमने लिखा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग होता है घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ EM वेव्स. ठीक है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर ये लिखना आपने ये, और ये वेवलेंथ इधर को बढ़ रही है, इधर को वेवलेंथ बढ़ रही है लेफ्ट साइड को. तो ये लिखा आपने, ये शब्द याद रखना, RMIVUXGC, RMIVUXGC, इसको याद रख लीजिए, बिल्कुल बोलना है. आर का मतलब रेडियो वेव्स, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं भाई, सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं. ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. पहली होगी रेडियो वेव, M का मतलब माइक्रोवेव, I का मतलब इंफ्रारेड वेव्स, और ये आगे विजिबल लाइट. विजिबल लाइट जो हमारी आंखों को विजिबल है, 7 कलर्स होते हैं जिसमें विव की ओर है ना, वो है विजिबल लाइट. दिस इज अल्ट्रा वायलेट, दिस इज एक्स रेज, दिस इज गामा रेज, दिस इज कॉस्मिक रेज, COS. ये तो स्पेक्ट्रम में इधर को वेवलेंथ बढ़ रही है, मतलब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा ना वेवलेंथ का, तो सबसे बड़ी पहले लिखते हैं अवरोही क्रम में ही. ठीक है. अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते हुए क्रम में क्या होगा, सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होती है वो पहले लिखनी है. तो सबसे ज़्यादा किसकी है, रेडियो वेव्स की. उसके बाद किसकी आएगी, माइक्रो की. उसके बाद इंफ्रारेड की, फिर विजिबल की, फिर अल्ट्रा वायलेट की, फिर एक्स रेज की, फिर गामा रेज की, फिर कॉस्मिक रेज की. सबसे कम किसकी हुई वेवलेंथ,
कॉस्मिक रेज की। फिर हमने यहाँ वी को तोड़ दिया, विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट ये आ गई। विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं, फिर वो लिखे आपने नीचे। विजिबल लाइट में वीप ग्योर देखो, वी आई वी लिखा है। वी मीन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले उसकी वेवलेंथ लिखनी जो कम है, सबसे कम इसकी होगी, इस लैम्डा इसमें सबसे लेस होगा और इसमें लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा। लैम्डा मीन वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ का सिंबल होता है। तो रेड कलर का वेवलेंथ विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखें। तो असेंडिंग ऑर्डर हुआ वेवलेंथ का। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले वो लिखना, तो इधर को असेंडिंग ऑर्डर, ये इधर को, समझे बात। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, ये लिखो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ही हो गया। इसका मतलब असेंडिंग का मतलब क्या हो गया, डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों कवर कर दी। हाँ, डिसेंडिंग में सबसे पहले आपने सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी होगी वो लिखनी और आगे घटते क्रम में लिखते जाना। और फिर यहाँ आपने वो लिखनी जिसकी सबसे कम है, और फिर इस तरफ को बढ़ते क्रम में लिखते जाना। और सबसे ज़्यादा किसकी हुई, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, रेड लाइट की, ठीक है। और जो मैंने अभी वेवलेंथ की बात करी, बिल्कुल इसके उलट होगा फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, एफ इंटू लैम्डा। तो एफ निकालो यहाँ से, सी अपॉन लैम्डा। सी तो कांस्टेंट है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। जो लैम्डा यदि कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि मैं यहाँ उल्ट बोलूँ तो क्या होगा, हाँ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, तो ये असेंडिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का होगा, ठीक है। और यदि ये असेंडिंग ऑर्डर वेवलेंथ का है तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया फ्रीक्वेंसी का, समझे। तो सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई फिर वायलेट कलर की। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम हुई रेड कलर की, समझे। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी बताई, रेडियो वेव्स की, तो यहाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी हुई, रेडियो वेव्स की। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी, रेडियो वेव्स की, ठीक है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी बताई, कॉस्मिक रेज की। तो यदि वेवलेंथ सबसे कम है इनकी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इनकी सबसे ज़्यादा होगी, समझे बात मेरी। मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर वेवलेंथ का है वो ही फ्रीक्वेंसी का डिसेंडिंग हो जाएगा, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का वो असेंडिंग हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, एक दूसरे के उलट, ठीक है। तो ये था आपका। सो यहाँ से आगे बढ़े तो थोड़ा सा यहाँ पे आपने ना इसके नीचे यूज़ एन के भी डिफरेंट वेव्स के यूज़ एन को आपने लिख लेना है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे आप तो पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप असेंडिंग ऑर्डर लिखो, इनका 4 उठा ली उसने ऊपर से, येलो लाइट, ये, ठीक है। अब कौन सा ऑर्डर पूछा जा रहा है, असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले कम वाली लिखनी, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। समझे बात मेरी, समझे। सो सबसे पहले आपने कम वाली लिखनी है, ये, फिर उससे ज़्यादा वाली ये, फिर उससे ज़्यादा वाली ये, फिर उससे ज़्यादा वाली ये। कि लिखना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है वेवलेंथ का, वेवलेंथ का मतलब लैम्डा का, ठीक है। सबसे कम किसकी होगी इनमें, कौन है ये 4, एक्स रेज है, येलो लाइट है। येलो लाइट कहाँ आएगी, विजिबल में देखना आपने, विजिबल में 7 है ना, वहाँ देखना। माइक्रोवेव्स हैं और क्या है फिर, रेडियो वेव्स। तो बताओ यार एक्स रेज कहाँ आ रही है, एक्स रेज, येलो लाइट है देखो। हाँ, असेंडिंग पूछा है, डिसेंडिंग, असेंडिंग है। असेंडिंग और सबसे पहले सबसे कम वाली लिखनी, तो सबसे कम वाली इधर ही होगी, इधर होती कम। तो एक्स रेज आ गई। एक्स रेज के बाद फिर विजिबल में कोई है, विजिबल में कौन सी थी यहाँ देखना ज़रा, येलो थी, तो एक्स रेज के बाद येलो आएगी, ये एक्स रेज। इसके बाद फिर विजिबल का पार्ट कौन है यहाँ, येलो, और फिर माइक्रो आएगी, और लास्ट में कौन आएगी, रेडियो। ये आगे पीछे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, समझे। ये आई एक्स रे, और ये येलो लाइट दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे माइक्रोवेव्स, और चौथे नंबर पे रेडियो वेव्स, ठीक है। तो असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी हुई, रेड, सॉरी रेडियो वेव्स की। सबसे कम किसकी हुई, एक्स रेज की। क्या हुआ सबसे कम, वेवलेंथ। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, ठीक है। और फिर यदि आगे चलें तो अगला पेज देखने से पहले ये जो डिफरेंट तरह की मैंने आपको स्पेक्ट्रम में ये वेव्स बताई, रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ
वेवलेंथ पता हो तो फिर आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ का एक टेबल है, वो आपने कॉपी पे बना लेना है, ठीक है। इसके बाद बनाना वो, तो अगला टेबल आपको दिखा देते हैं। ये आ गया आपका टेबल, ये। तो इस टेबल को आप यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। और इसमें आप यदि बड़े ध्यान से देखें तो बेसिकली इसमें है क्या, इसमें यहाँ पे ये है। इसमें देखो पहले कौन सी बताई थी मैंने, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ रेंज याद रखेंगे भाई, इतने मीटर टू इतने फ्रीक्वेंसी। चलो ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी आप खुद निकाल सकते हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ से। कैसे निकालेंगे बताओ, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हाँ सी होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। एफ निकालो यहाँ से, तो एफ हो गया सी अपॉन लैम्डा। अब सी तो फिक्स है, 3 इंटू कितना 10⁻8। अब वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ से बढ़ते जाओ, ये रेंज भरेंगे। पहले 0.3 लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। किलो का मतलब 10⁻3। और फ्रीक्वेंसी का नोट क्या होता है, हर्ट्स। यहाँ भरना है, यहाँ। और फिर अगला नंबर क्या है, 600 मीटर। यहाँ 600 भरेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। ये मेगा है, मेगा होता है 10⁻6। और किलो कितना होता है 10⁻3, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो, मतलब ये वाला याद कर लो, ये वाला ये नीचे को, और ये वाला खुद निकालते जाओ, ठीक है। सो ये लगा पता कैसे निकालना है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोनिक वेव लाइट ही है, इलेक्ट्रोनिक वेव मीन्स ये 3 इंटू 10⁻8 उसकी वेलोसिटी है वैक्यूम में। तो लैम्डा, ये लैम्डा मीन वेवलेंथ। अब लैम्डा वाला याद कर लो, लैम्डा यहाँ पुट करते जाओ, 2 बार करना, पहले ये करना पुट, फिर ये करना। ये कर लिया, ऊपर वाला फैक्टर सेम रहेगा, और सॉल्व करके यहाँ से ये नंबर आता जाएगा। जैसे ये भरेंगे दोनों आ जाएंगे, ये भरेंगे दोनों आ जाएंगे। ये माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल लाइट हो गया, वैसे अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरेज हो गया, और फिर गामा रेज हो गया। डिस्कवरर भी लिख दिया यहाँ, बहुत बढ़िया। ये जीके के क्वेश्चंस की रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड बाई, याद रखें, मार्कोनी सुना होगा। माइक्रोवेव्स वर आल्सो डिस्कवर्ड बाई दीज टू, ओके। तो वैसे ही आगे साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, डिस्कवरी किसने की है इनकी, उसको याद रखें और बनाना कॉपी पे, ठीक है। और फिर उसके बाद विजिबल लाइट, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जैसे ये वाली लाइट कौन सी है, ये इसमें कितने कलर बैठे हुए हैं, 7 बीप ग्योर। तो फिर वो बीप ग्योर जो है बेसिकली उसके ऊपर उनकी वेवलेंथ भी पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की। तो वो वाला टेबल की वेवलेंथ यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाली जा सकती है, तो वो वाला भी आपने बना लेना यहाँ से। ये है द फॉलोइंग टेबल गिव्स व्हाट, ये देखो, ये वायलेट ब्लू ग्रीन, ये प्योर। चलो इंडिगो का नहीं दिया इसने, यहाँ पे एक मिस है, यहाँ पे 6 का बना लीजिए, ठीक है। तो इनकी वेवलेंथ याद रखिए आप। तो वेवलेंथ का रेंज होता है इतने से इतने मीटर में है वेवलेंथ। अगली कितने से इतने हैं, सो याद रखिए। और ये फ्रिक्वेंसी पूछी हुई तो कैसे निकालनी, सी इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, एफ लैम्डा। तो एफ कैसे होगा, यहाँ से सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू बोलो 3 इंटू 10⁻8, और लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाओ, ये करो पहले, फिर ये करो यहाँ, तो फिक्स करके, और यहाँ फ्रिक्वेंसी का टेबल आप खुद बना सकते हैं। फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हॉर्स में, समझे। ये विजिबल लाइट के जो 6 कलर्स हैं, 7 कलर्स होते हैं, वैसे इसमें इंडिगो नहीं है, इंडिगो मिस है यहाँ पे, बाकी सारे हैं, ठीक है। बिकॉज ये जो होते हैं ना 3, वॉयलेट, ब्लू और इंडिगो, ये ब्लूश ही होते हैं, नीले से रंग के तो होते हैं ये सारे, ठीक है। तो ये बना लें आप कॉपी पे, और फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5वां पेज। ये एक और चल रहा है क्वेश्चन, इसके बाद बनाना आपने ये यहाँ, इसके बाद बनाने दोनों टेबल, ये पहला टेबल आ जाएगा, फिर ये दूसरा आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी लिख लेना पहले, ये क्वेश्चन आना नेक्स्ट, इसे भी लिख लेना आपने पहले, और फिर बनाएंगे, ठीक है। ये तो वैसे कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट द फॉलोइंग वेव्स इन असेंडिंग बोलना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, बढ़ते हुए क्रम में। तो ये वहाँ से आप देख सकते हो, बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग लिखना ना, बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे कम बड़ी आएगी, फिर उससे ज़्यादा बड़ी आ गई, फिर उससे ज़्यादा बड़ी आ गई, फिर उससे ज़्यादा बड़ी आ गई। तो माइक्रोवेव की सबसे ज़्यादा होती है वेवलेंथ, ठीक है। तो ये मैंने शब्द याद रखने बोला था, RMIVUXGC, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा।
तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, बढ़ता होगा। हम सबसे पहले सबसे कम वाली लिखनी, तो गामा रेज है, फिर इंफ्रारेड है, देखो इधर से चले सबसे ज़्यादा वाली लास्ट में आएगी, तो गामा आएगी पहले ये, फिर आएगी इंफ्रा, इंफ्रा उसके बाद गलत लिखा है, गलत। अच्छा ये तो क्वेश्चन है, आंसर तो नीचे। हाँ बोलो अब, असेंडिंग ऑर्डर लिखना कि डिसेंडिंग? असेंडिंग ही है ना, यस असेंडिंग है ना ये। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ता होगा ना। उससे पहले सबसे कम लिखनी है। सबसे कम किसकी है? माइक्रोवेव की। फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं, सॉरी वेवलेंथ नहीं, फ्रिक्वेंसी का उलट होता है, ठीक है। तो इधर को वेवलेंथ इधर को बढ़ती है और फ्रिक्वेंसी इधर को बढ़ती है, तो बढ़ जाएगा इधर को फ्रिक्वेंसी। तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी? माइक्रो की। माइक्रो आ गया, उसके बाद इंफ्रा आ गया, इंफ्रा आ गया, उसके बाद ब्लू लाइट विजिबल में आ जाएंगे 7 कलर, उसमें ब्लू होगी, ठीक है। और फिर लास्ट में जाके गामा आ गई है। तो इधर को फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, तो बढ़ता होगा। हमें पूछा फ्रिक्वेंसी, और जैसे जैसे जो लिखी है वो लिखते जाओ, पहले कौन आएगी, दूसरी तीसरी चौथी कौन आएगी, तो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है सिंपल से। इसके बाद बनाना फिर आपने वो पहला टेबल पूरा वेवलेंथ वाला ना, और फिर विजिबल लाइट वाला, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। यूजीज इनके आपने यहाँ से पढ़ लेने फटाफट। यूजीज आते हैं पेपर में, ठीक है, किसी सीरीज में यूजीज भी आ जाएंगे। जैसे यूजीज ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो और माइक्रोवेव इकट्ठे कर लेते हैं, मार्कोनी ने डिस्कवर करी थी, अभी दिखाया मैंने टेबल में। तो यूजीज जैसे पहला क्या है पढ़ो, दे आर यूज्ड इन रेडियो टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। माइक्रोवेव्स आर, ये लिखा है इन माइक्रोवेव ओवन, दे आर आल्सो यूज, आल्सो लिखा है, आल्सो। माइक्रोवेव आर आल्सो यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, OVEN, माइक्रोवेव ओवन देखें यहाँ पे, फॉर कुकिंग बर्निंग फूड, कुकिंग ओब्लिक है, ओब्लिक ओब्लिक है, ओब्लिक ऐसे, और ये लिखना तो और लगा दो, और कुकिंग एंड कर लेना, और नहीं एंड बार्निंग फूड, बार्म होता है गर्म करना, ठीक है। ओवन में आपको पता है माइक्रोवेव ओवन आपने देखे हैं, उसमें फूड को गर्म करने के लिए वो माइक्रोवेव उसमें यूज़ होती हैं भाई, तो ये आगे यूज़। उसके बाद इंफ्रारेड का क्या यूज़ है पढ़िए, यूज ऑफ इंफ्रारेड, दे आर यूज टू कीप ग्रीन हाउस वार्म, ग्रीन हाउस में यूज है इनका। इंफ्रारेड रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर यूज टू कीप अर्थ वार्म, ठीक है। सो दिन के टाइम अर्थ जो है वो बेसिकली सन से क्या लेती है? इंफ्रारेड रेज ले लेती है, हीट रेडिएशंस भी बोलते हैं इनको, दे आर आल्सो कॉल्ड हीट रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेज को और क्या बोलते हैं बोलो? हीट रेडिएशंस भी इनको बोलते हैं। सन से जो दिन के टाइम रेडिएशन आ रही है इंफ्रारेड, उससे अर्थ दिन के टाइम अब्जॉर्ब कर लेती है और रात के टाइम उनको इमिट करती है, इसलिए रातें इतनी ठंडी नहीं होती, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेज कमिंग फ्रॉम सन आर यूज टू कीप अर्थ वार्म, पृथ्वी को गर्म रखती हैं। दे आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम मसलर स्ट्रेन, मसल्स में आपके प्रॉब्लम हो गई है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रारेड रेज उसके ऊपर गिरा दो एंड थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। सो यूवी रेज की यूजेस, दे आर यूज्ड, डेंजरस होती है यूवी रेज, टू डिटेक्ट इनविजिबल हैंड राइटिंग एंड फिंगर प्रिंट्स, फिंगर प्रिंट्स के बारे में पता लगाना, यूवी रेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कोई हैंड राइटिंग दिख रही है, विजिबल लिखा है किसी ने लेकिन इनविजिबल है, तो यूवी रेज उसके ऊपर फेंको, यू विल फाइंड वो विजिबल हो जाएगी, ठीक है। टू डिटेक्ट, डिटेक्ट होता है पता लगाना, DETECT, दे आर यूज टू डिटेक्ट इनविजिबल हैंड राइटिंग एंड फिंगर प्रिंट्स, प्रिंट्स लिखा है, फिंगर प्रिंट्स, ओके। दे आर यूज टू प्रिजर्व, प्रिजर्व फूड स्टफ, ठीक है। दे आर आल्सो यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर बैक्टीरिया फ्री, TRI, ठीक है। आपने सुना है यूवी, और वो नहीं सुने आपने, क्या बोलते हैं उनको, वाटर प्योरीफायर्स, उसमें सुना होगा आपने, यूवी वाला है मेरे पास, वो वाला है। तो यूवी रेज बेसिकली जो ड्रिंकिंग वाटर में जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए यूज़ होती है, ड्रिंकिंग वाटर को बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए। और कुछ फूड आइटम उनको काफ़ी टाइम तक आपने रखना है, तो फिर उनको यूवी रेज के संपर्क में रख दो, ठीक है। दे आर यूज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक्सरेज जो है आपको पता ही, हड्डी उड्डी टूट जाए तो फिर आपको पता है एक्सरे लेना होता है। दे आर यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, मेडिकल लिखा है, टू लोकेट फ्रैक्चर इन बोन्स, बोन्स होती हैं हड्डियाँ, ठीक है। फ्रैक्चर यदि बोन्स में है तो फिर वो पता लगाती है कि कहाँ फ्रैक्चर है, एक्सरेज, ठीक है। दे आर यूज इन रेडियोथेरेपी, टू क्योर, क्योर होता है ठीक करना, टू क्योर स्किन डिजीजेस, कैंसर एट्सेट्रा,
ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से नोट कर लेंगे। और उसके बाद ये है नेक्स्ट, ये एक और है इंफ्रारेड का कि दे आर यूज्ड टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, याद रख लेंगे। So usage of cosmic rays, they are used to get valuable information about structure of nucleus. Sorry, gamma rays हैं, GAMMA, gamma rays. Usage of gamma rays, they are used to get valuable information about structure of nucleus. ठीक है। So ऐसे आप यूजेज और भी पढ़ सकते हैं, बुक से मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। ठीक है, ये लिख लें आप। मोस्टली एक्सरेज, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के आ जाते हैं पेपर में, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स को भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है। और फिर लास्ट में न्यूमेरिकल कर लेंगे छोटा सा। तो ये बार बार बोल रहा था मैं कि जो न्यूमेरिकल है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपने। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एक्सरे दी हुई है, उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो वेवलेंथ दी हुई है एक्सरे की 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, समझे। तो ये वेवलेंथ दी हुई है आपकी। तो एंगस्ट्रॉम को हमने कन्वर्ट करना है यहाँ। जैसे मान लो यहाँ नैनोमीटर दिया होता तो क्या करते हैं आप, नैनोमीटर दिया होता, मान लो 3 नैनोमीटर दिया होता लैम्डा, तो नैनो का मतलब क्या होता है, क्या होता है नैनो का मतलब 10⁻⁹। मान लो यदि आपका लैम्डा ऐसे होता 3 नैनोमीटर, लैम्डा इक्वल टू कितना 3 नैनोमीटर, तो आप क्या लिखते 3 × 10⁻⁹। नैनो का मतलब ही 10⁻⁹ होता है। आगे देख लेना मीटर है कि क्या है, तो ये लिखते हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब सिंपल है 1 इंटू जो भी नंबर होगा, यहाँ 3 होता है तो 3 × 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपने कन्वर्शन करनी है पहले यहाँ पे। तो लैम्डा दिया आपको, ठीक है। पूछा है कि फ्रीक्वेंसी निकालो उस एक्सरे की जिसकी वेवलेंथ इतनी है। तो सी तुम्हें पता है ये 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड। और रिलेशन भी तुम्हें पता है कि C = फ्रीक्वेंसी f मान लेते हैं। तो F = C = क्या होता है, F लैम्डा। तो F कितना आ गया यहाँ से, तो F = C/λ। पुट कर लो वैल्यू, C की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन 1 × 10⁻⁻10। सो कितना आ जाएगा 3 × 10⁸। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर आज के लिए इतना, इसको नोट कर लें आप।